नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी उमराव सिंह जी गुजर मेरे साथ मौजूद है। सुबह का वक्त है। यूँ तो उमराव सिंह जी गुजर की बात करें तो सुबह 5 बजे करीब ही इनकी गतिविधियां शुरू हो जाती है। दिनचर्या सुबह उठते ही शुरू हो जाती है। उसके बाद भी अभी चुनाव का समय है तो सुबह लगभग 8 बजे करीब प्रचार पे निकल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दौड़ भाग हो रही है। सुबह से लेकर रात को 1 बजे तक व्यस्त होते हैं। वो मुश्किल 4 घंटे की नींद निकाल पा रहे हैं और करीब करीब माना जाए तो 25 किलोमीटर तेज़ रफ्तार से चलते भी हैं। तो आइए बात करते हैं उमराव सिंह गुजर से, उनकी दिनचर्या पे, नीमच विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों पे खास करके किस तरह की बातें हैं। और हाँ, अपनी बात शुरू करूँ इससे पहले एक ख़ास बात और कहना चाहूँगा कि 17 नवंबर को मतदान है। मतदान करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है और सभी साथी मतदान करें। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा था, आप लगभग 35-40 सालों से राजनीति में सक्रिय है। नीमच के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों के लोगों से लगातार मिलते रहते हैं। विभिन्न पदों पर रहे, जनपद अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, संगठन में कई पदों पर रहे, मंडी अध्यक्ष रहे। नीमच की रग रग में बस चुके आप। क्या कहेंगे सर, कैसा लगता है अभी, किस तरह का लोगों का प्यार दुलार मिलता है? देखो, मैं जब भी चुनाव लड़ा, लोगों का प्यार दुलार, स्नेह, आशीर्वाद खूब मिला। मुझे क्षेत्र के लोगों ने सरपंच भी बनाया, मुझे यहाँ के लोगों ने जनपद का उपाध्यक्ष बनाया, यहाँ के लोगों ने मुझे जनपद का अध्यक्ष बनाया, मंडी का अध्यक्ष बनाया। और क्षेत्र के लोग मुझे प्रेम इसलिए करते हैं कि मैं 24 घंटे में 15 घंटे जन सेवा में देता हूँ। कभी ये कोई ये नहीं कह सकता कि आज मैं मेरे घर का काम कर रहा हूँ और आज तुम्हारे काम के लिए नहीं हूँ। जब उनने याद किया तब मैं उनके बीच में गया और उनकी लड़ाई लड़ी। सर, आप मंडी व्यापारियों में भी काफ़ी जहाँ लोकप्रिय हैं, किसानों में जिस तरह का माहौल है उसी तरह से मंडी व्यापारियों में, व्यापार जगत में भी लोगों को काफ़ी प्यार दुलार मिल रहा है सर। निश्चित रूप से मैं मंडी अध्यक्ष रहते हुए मैंने हर वर्ग के लिए काम किया, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, और उनकी हित में जो संभव हो सका मैंने किया। इसीलिए तो जो है किसान, व्यापारी, मजदूर सब मेरा सहयोग कर रहे हैं और भरपूर सहयोग कर रहे हैं। चलिए सर, आते हैं कुछ शहर की समस्याओं पे बात करते हैं अपन। सर, नीमच शहर की बात करें तो जैसे जिला अस्पताल को लेकर आप क्या कहेंगे सर? जिला अस्पताल की स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर जो मीनाक्षी नटराजन जी सांसद थी उनने खुलवाया था, बावजूद वहाँ पर ये 4 डॉक्टरों की नियुक्ति अभी तक नहीं कर पाए। ऑर्थोपेडिक और सर्जन वहाँ पर है नहीं। लोग जो है दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ से उदयपुर और इंदौर जा के इलाज करवा रहे हैं। छोटी छोटी बीमारियों का यहाँ इलाज नहीं हुआ। यहाँ रेफर हॉस्पिटल बना चुके हैं। जो मशीनें यहाँ पर पड़ी है वो जंग खा रही है। उन पर काम करने वाले कोई कर्मचारी नहीं ला पाए अभी तक, ना किसी की अभी तक नियुक्ति कर पाए। तो ऐसी स्थिति बदहाली कर दी दिलीप सिंह जी परिहार के विधायक के रहते हुए। उनको कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। उनको क्या है कि ऐसे अपने चहेते अधिकारियों को लाना, और नीमच में अभी भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे हैं, लेकिन लगातार लगते रहे। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कहा है कि 50% भ्रष्टाचार जो है कमीशन खोरी हमारे दिलीप सिंह जी परिहार विधायक ने किया है। वो आम जनता भी कह रही है, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहने लगे हैं। सर, आपने बात शुरू की है भ्रष्टाचार की, तो नीमच शहर की बात करें अगर, तो शहर की सत्ता की या प्रशासन का बड़ा निकाय होता है नगर पालिका। सर, नगर पालिका को लेकर भ्रष्टाचार के मामले में, नगर पालिका को लेकर कार्यप्रणाली के मामले में क्या कहेंगे सर? क्योंकि ये बार कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन नीमच की जनता ये जानती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी है, राज्य में भी है और नीमच में भी नगर पालिका इनकी है। इसके होते हुए भी
आम आदमी वहाँ पर भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। एक कूपन अगर आदमी बनाने जाए तो उसका बिना पैसे लिए दिए कूपन तक नहीं बनता है। और इसमें दिलीप परिहार जी विधायक हैं और उनके जितने भी तमाम काम करने वाले आसपास के लोग इस सारे मामलों में शामिल हैं। आप विधायक प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जी जी। और सर, नगर पालिका में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, वहाँ पर ये एक नगर पालिका को लेकर विधानसभा चुनाव से नगर पालिका चुनाव से पहले एक मुद्दा उठा था और शहर की सबसे जटिल समस्या है सर, वो है बंगला बगीचा एरिया समस्या। सर नासूर बन चुकी, क्या कहेंगे सर आप? ये सवाल आप जब चुनाव प्रचार में जाते होंगे तो जनता जनार्दन बंगला बगीचा वासी आपसे करते होंगे, आपके सामने बात रखते होंगे सर? निश्चित रूप से बंगला बगीचा वासी 20 साल से सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी समस्या को कैसे हल करें। सरकार जब जब चुनाव करवाती है तब तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेके एक निचले स्तर के नेता तक घोषणाएं करते हैं कि हम अगली बार बंगले बगीचे की समस्या हल करवा देंगे। चुनाव के तत्काल बाद बंगला बगीचे की समस्या हल करवा देंगे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे नगर पालिका के। नेताओं के झूठे आश्वासन सुन सुन के, हमारे विधायक जी के झूठे जो है आश्वासन सुन सुन के जनता के कान भेरे हो गए हैं, लेकिन इनने कभी भी मुड़ के वापस नहीं देखा कि हमने ये वादे किए थे और हम इनको पूरा करने का प्रयास भी नहीं किया गया। जब 16,000 आवेदन पेंडिंग है, 20,000 परिवार उससे जुड़े हुए हैं, उसमें से 1500 आवेदन पर विचार किया अभी तक, तो इसमें जो है जिनकी ज़मीन है, जिनका हक है, जिनका अधिकार है, उस अधिकार को भी छीनना चाहते हैं और जानबूझकर इसको उलझा के रखा है ताकि जितना कमीशन और भ्रष्टाचार उसमें किया जा सके चहेते अधिकारियों के माध्यम से, वो खूब किया जा रहा है। सर आपने एक बड़ी बात कही। अब बंगला बगीचा में स्थिति ये तक हो गई है कि लोग घर नहीं बनवा पा रहे हैं, शादियां मकान न बनने की वजह से रुक गई है लोगों की। सर निश्चित रूप से उनकी ज़मीन है, उनके प्लाट हैं, उसमें जो है मकान नहीं बना सकते, वो बाउंड्री वाल नहीं बना सकते, और जहाँ तक कि शादियाँ होने के बाद जो है कमरा की आवश्यकता होती है बच्चों को, वो कमरा भी नहीं बना सकते। ऐसी स्थिति में लोगों में इतना आक्रोश है कि 15 साल के विधायक जी के कार्यकाल में अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है नगर पालिका को। सर जनता अगर आपको मौका देती है तो बंगला बगीचा को लेकर जो लीज प्रीमियम वाली बातें करे या टैक्स वाली बातें करे, इसमें आप किस तरह का सुधार करवाएंगे सर? देखो, ये प्राथमिकता से हम बंगले बगीचे की समस्या को हल करवाएंगे और जनता को विश्वास मुझ पर भी है और कमलनाथ जी पर भी है। कमलनाथ जी कल नीमच आए थे और सार्वजनिक रूप से अपने उद्बोधन में ये बात कही है कि बंगले बगीचे की समस्या जो 20 साल से हल नहीं करवा पाए, ये सरकार बनने के बाद कांग्रेस की सरकार और हम मिलकर सभी हल करवाएंगे। चारागाह बना दिया बंगला बगीचा को, इन लोगों ने चारागाह बना दिया है, क्या कहें? पूरी तरह से इस बंगला बगीचे की समस्या को जानबूझ के अटकाया जा रहा है और उसमें फिर क्या किया इनने कि जिस तरह से उलझा के और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को बिठाया गया है जो ना तो वो काम करना चाहते हैं, ना ही जनता का सहयोग करना चाहते हैं। और लोग विधायक जी के पास जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं आश्वासन और उसके अलावा घोषणाएं, उसके अलावा वो भूमि पूजन भी खूब करे जा रहे हैं, लेकिन मैदान में कहीं कोई काम उनके नज़र नहीं आ रहे हैं। सर ऐसा भी बताया जा रहा है कि चहेते कर्मचारियों को बिठाकर यहाँ पर हफ्ता वसूली होती है, खास लोगों को बिठा दिया गया है बंगला बगीचा प्रकोष्ठ के मामले में। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि चहेते कर्मचारियों को वहाँ बिठाकर और जनता और आम आदमी को लूटा जा रहा है और उसमें जो है कमीशन खोरी और सीधा जो है मैं ये बोलूँगा
कि वो जो है एक हफ्ता वसूली और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और इसको चुनाव में इसका पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है कि पैसे के माध्यम से हम वोट खरीदेंगे और वोट खरीद के फिर हम चुनाव जीत के और फिर जनता के ऊपर राज करेंगे। ये प्रजातंत्र है, प्रजा से पूछ के काम करना चाहिए। ये जीतने के बाद धन्यवाद भी देने लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, काम करना तो दूर की बात है, सुख दुख में उन लोगों के बीच में नहीं जाते हैं और सिर्फ ये है चहेते अधिकारियों के माध्यम से जो भ्रष्टाचार किया जा सकता है उसमें पूरे आकंठ डूबे हुए हैं। सर एक ज़माना था, आप काफ़ी वरिष्ठ भी हैं, यूँ देखा जाए तो राजनीति में काफ़ी दिनों सक्रिय है। नीमच जो है सर, नीमच के आगे मंदसौर की बात करें, हम चित्तौड़ की बात करें तो विकास के मामले में नीमच के सामने ये बच्चे कहलाते थे। और आज अगर बात करें तो नीमच विकास के मामले में चित्तौड़ और मंदसौर से बहुत पिछड़ गया है सर। किसको जिम्मेदार मानते हैं? तो लगातार 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसमें 15 साल से खुद जो चुनाव लड़ रहे हैं विधायक जी हैं। अब होता क्या है कि जब चित्तौड़ पीछे था, मंदसौर पीछे था, निम्बाड़ा पीछे था और आज वो आगे निकल गए हैं और नीमच पीछे रह गया है। ये सबको दिख रहा है। कारण उसका स्पष्ट नज़र आ रहा है कि हमारे विधायक जी की निष्क्रियता, और इनकी निष्क्रियता के कारण इनको ये है कि भाई हमें बिना कुछ विकास किए ही लोग वोट दिए जा रहे हैं। इनने संघर्ष किया नहीं, जनता के साथ जो है लड़ाई लड़ी नहीं, इसलिए ये मालूम ही नहीं है कि जनता के काम कैसे होते हैं, विकास के काम कैसे होते हैं, क्यों करवाने पड़ते हैं। एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है और जनता का एक अधिकार होता है कि वो सरकार से काम करवाए और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाए। आज नीमच के पिछड़ेपन का एकमात्र कारण है कि 15 सालों से जो विधायक है वो निष्क्रिय है और उनकी कोई काम करने की इच्छा शक्ति भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ये नीमच पिछड़ा हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार आपने दिलीप सिंह परिहार को कहा सर, विधायक को वर्तमान, तो नीमच इसके लिए क्या सोचता है? देखो, नीमच की सोच, नीमच के मतदाताओं की सोच ये है कि नीमच का विकास हो, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। नीमच में बार बार ये वादा किया जाता है कि हम यहाँ पर 2 टाइम पानी देंगे, 4 मंजिल तक पानी चढ़ाएंगे। यहाँ पानी उपलब्ध है, उसके बावजूद भी न 2 टाइम पानी मिल रहा है, न 4 मंजिल तक पानी पहुँच पा रहा है। अमृत पेयजल योजना की बात कर रहे हैं आप? अमृत पेयजल योजना सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बना है यहाँ पर, उसका कहीं उपयोग नहीं हुआ है। उपयोग होता है करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, तो जनता को पानी ही मिलता तो ये नज़र आता है कि कुछ काम हुआ है। सर लीज नवीनीकरण का मामले भी उलझे हुए हैं। पहले जो एक पूर्व सीएमओ थे, क्या कहेंगे उसके लिए आप सर? सीपी रॉय, एक सीएमओ सीपी रॉय को यहाँ पे लाया गया, वो निश्चित रूप से सबका कहना था कि उसको पेरोल पे लाया गया और पेरोल पर लाकर उससे ये लीज नवीनीकरण, बंगला बगीचे और आम आदमी की सुविधाओं को उलझाने का काम उनने किया है। और ये इसलिए उलझाया गया है कि कैसे जनता से पैसे बटोरे जाए, कैसे भ्रष्टाचार किया जाए। नीमच का एक एक व्यक्ति जो नगर पालिका में काम पड़ता है या तहसील में काम पड़ता है, जहाँ पर भी जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिना पैसे के कोई काम वहाँ पे नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में जनता में, मतदाताओं में विधायक के प्रति बड़ा आक्रोश है और उस आक्रोश का सामना आज चुनाव में इनको करना पड़ रहा है। सर वो सीपी रॉय की बात की, उन्हीं के समय में लीज नवीनीकरण के लिए इंजीनियर की टिप का नियम भी शायद बनाया गया था, ऐसा है कुछ? जानबूझ के इंजीनियर की टिप का लीज नवीनीकरण को उलझाने के लिए करवाया गया और इसमें विधायक का संरक्षण में ये काम हुआ है। अगर विधायक चाहते तो वो टिप का प्रावधान नहीं होता और सीधी सीधी लीज नवीनीकरण पहले होते थे, वैसे नवीनीकरण होते रहते, लेकिन चुनाव के समय तक उसको अटकाए रखा और जानबूझकर ये भ्रष्टाचार का अड्डा नगर पालिका को बनाने के लिए ये सब मुद्दों को अटकाया गया है। सर नीमच की नई मंडी पे आते हैं, मंडी अध्यक्ष भी रहे हैं आप और आपका किसानों से काफ़ी जुड़ाव रहा है, व्यापारियों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। नीमच की नई मंडी आज तक चालू नहीं हो पाई सर।
देखो, पहले तो ये है कि नीमच की पुरानी मंडी को इनने बदहाल कर दी। वहाँ पर ऐसे ऐसे अधिकारियों को लाए, ऐसे ऐसे सचिव को लाए जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। और विधायक जी और उनके प्रतिनिधि, उनके माध्यम से वहाँ के व्यापारियों को और किसानों को लूटा जा रहा है। किसानों की फसल की चोरी हो रही है और उनकी सुविधाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मजदूर परेशान है, वहाँ का व्यापारी परेशान है, लेकिन कभी भी विधायक जी ने ये नहीं सोचा कि मंडी की बदहाली के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, बल्कि उनको संरक्षण दिया जा रहा है। सर, छोटे गुमटी वालों की भी बात कर लेते हैं। छोटे गुमटी वाले भी कुछ नीतियों के शिकार है, वो भी परेशान है सर। देखो, नीमच एक ऐसा शहर है जो छोटे व्यवसायी जैसे तैसे कमा के काम धंधा कर रहे हैं, और उन छोटे व्यवसायियों को, गुमटी वालों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जो जो पैसे देते हैं उनकी गुमटी लगाई गई, और अपने बीजेपी के जितने भी उनके चहेते हैं या उनके आसपास घूमने वाले लोगों को ही उनने गुमटियाँ लगाई। बाकी आम आदमी जो वहाँ पर मेहनत करके पैसा कमाना चाहता है, अपना घर का पालन पोषण करना चाहता है, ऐसे गुमटी वालों को इन्होंने वहाँ से हटवा दिया, और आज वो बेरोजगारी के शिकार हैं, और बेरोजगारी के कारण उनका दिनहीन की व्यवस्था, दिनहीन की स्थिति पैदा हुई है। सर, ट्रिपल इंजन की सरकार है और शहर में बदहाल सड़कें हैं, एकदम सड़कें खस्ता हाल है सर। ट्रिपल इंजन की सरकार तो है, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी जो पैसा आ रहा है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। जनता की खून पसीने की कमाई और टैक्स देकर जो पैसे का उपयोग होना चाहिए उसकी जगह यहाँ पर सड़कें तो बदहाल है ही। एक साल के अंदर अंदर जो सड़कें बनी हुई सारी उखड़ गई है, और वापस से उनको बनाने का काम ये कर रहे हैं ताकि वापस से भ्रष्टाचार किया जा सकते हैं। जैसे राहत कार्य होता ना, एक गड्ढा खोदो और भरो, वैसा काम इस नगर पालिका में और इनके विधायक जी के रहते हुए नीमच क्षेत्र में हो रहे हैं। एमपी की बीजेपी सरकार, किसानों पे भी बात करें सर, थोड़ा ग्रामीण मुद्दों पे, एमपी की बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया, क्या कहेंगे? देखो, किसानों को ना तो मुआवजा मिला है, ना ही बीमा मिला है। बीमे का भी हक है और मुआवजे का भी हक है। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में बिना सर्वे के मुआवजा दिया था, जबकि 15 से 20% नुकसान हुआ था। इस बार तो किसानों को 50 से 70% नुकसान हुआ है, लेकिन किसानों को मुआवजा भी नहीं दिया और ना ही बीमा दिया है, खाली आश्वासन दिया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी 2-2 बार आ गए, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे गए, लेकिन विधायक जी ने ये मुद्दा नहीं उठाया कि किसानों को उनका हक, जो फसल बीमा मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, वो कभी भी इन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। किसानों को लहसुन आयात कर ली सरकार ने, लेकिन अपने विधायक ने कभी मुद्दा नहीं उठाया कि लहसुन निर्यात होनी चाहिए, आयात नहीं होनी चाहिए। आयात होने के कारण किसानों को लहसुन को नदी में और तालाब में बहाना पड़ा, और जो है खाद की रोड़ियों में जो है लहसुन को डालना पड़ा। ऐसी बदहाली किसानों की इन लोगों ने की है। सर, एनडीपीएस एक्ट के झूठे मामलों में भी बहुत सारी बातें आ रही है सर, पुलिस हफ्ता वसूली कर रही है, इस तरह की बातें भी आती, किसानों की चुनाव प्रचार में भी आ रही है, अभियान में भी आ रही है सर। निश्चित रूप से इस नीमच क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के माध्यम से किसानों के ऊपर अनाचार और अत्याचार हुआ है। ऐसे कई निर्दोष किसान आज जेलों में बंद हैं, जो न तो तस्करी करते हैं न उसमें शामिल है, लेकिन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ, जो एक किसान एक के ऊपर केस बनता है, उस पर लाइन लगा देते हैं, तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, और उस पर उनसे वसूली होती है, और बेचारे ज़मीन बेच के या तो पैसे देते हैं या उनके पास नहीं होते हैं तो उनको जेलों में ठूस दिया जाता है। ऐसे सैकड़ों निर्दोष किसान जेलों में बंद हैं, जिनके घर पर खाने को अनाज नहीं है, बच्चों को फीस भरने के पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में किसान जी रहे हैं। सर, एनडीपीएस एक्ट की धारा 829 के लिए आप क्या करेंगे सर? एनडीपीएस एक्ट की धारा, देखो, ये केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन हम राज्य सरकार में विधानसभा के माध्यम से हम इस मुद्दे को उठाएंगे, और हमारे भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से भी इस संबंध में चर्चा हुई है कि
कि एनडीपीएस एक्ट से हमारे डोड़े चूरे को अलग किया जाए, क्योंकि डोड़े चूरे से अफीम निकाल ली जाती है, उसमें मार्फिन की मात्रा इतनी नहीं रहती है कि उसको एनडीपीएस एक्ट में रखा जाए। लेकिन ये क्या है कि इनके सरकार में कभी भी किसानों के हित में कोई काम किया ही नहीं गया है, तो ये काम भी कांग्रेस ही करेगी और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद इस मुद्दे को हम प्राथमिकता से उठाएंगे। सर, डोडा चूरा का मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा है, डोडा चूरा को जलाने जैसा पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं? अब देखो, ये तो डोडा चूरे की एक नीति होती है और ये बनाती है केंद्र सरकार, और राज्य सरकार पहले एक नीति बनाई थी कि इसके ठेके होते थे और किसानों को उसके डोडे चूरे के उचित मूल्य मिलते थे, लेकिन वो ठेका प्रथा भी बंद कर दी। इसलिए लोगों के ऊपर इनको झूठे केस का भी सामना करना पड़ रहा है और उसका उचित मूल्य भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जहाँ पे रोडियों में डालते हैं, इसको सड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि ये डोडा चूरा अगर किसी घर पे मिल जाता है तो उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के केस बनाते हैं। जबकि अफीम किसान पैदा करता है तो डोडा चूरा तो घर पे रहेगा ही, नष्ट नहीं करेंगे, उससे पहले कहाँ ले जाएगा किसान? विदेशी पोस्ता को बंद नहीं किया गया, भारतीय पोस्ते के दाम नहीं मिल पा रहे। क्या है कि पोस्ता दाना टर्की से सरकार के द्वारा आयात किया गया और बड़े व्यापारियों को, बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया गया और हजारों किसानों का इसके कारण नुकसान हुआ है। पोस्ते दाने का भाव आज डबल होता अगर पोस्ता दाना आयात नहीं किया गया होता। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, इनने कभी भी पोस्ता किसानों के संबंध में कोई भी मुद्दा सरकार के समक्ष नहीं रखा कि ये बाहर से मंगाया जाना बंद करना चाहिए और हमारे देश का पोस्ता बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसका उचित भाव, अच्छा भाव किसानों को मिले। लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि इनके ऊपर विश्वास भी नहीं है किसानों को कि ये कुछ कर सकें। जी भाई साहब, अब हम लोग आपसे खाली निष्कर्ष पूछना चाहते हैं कि नीमच के विकास के इतिहास को लेकर, पिछले 20 सालों के कार्यों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, 20 साल में हमारे नीमच के विधायक 15 साल रहे हैं। इन्होंने सिर्फ झूठी घोषणाएं की है, भूमि पूजन खूब किए हैं और खूब आश्वासन जनता को दिए हैं। अब यदि नीमच की बर्बादी का कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें हमारे 15 साल से जो विधायक रहे हैं नीमच से, उस बदहाली में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि नीमच को 15 साल बर्बाद करने वाले ये विधायक रहे, जिन्होंने यहाँ पे घोषणाएं और आश्वासन तो खूब किया, लेकिन नीमच के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया। जो 4 काम 15 सालों में नहीं बता पाए कि हमने ये काम किया है, उन विधायकों के संबंध में क्या आगे विश्वास करेगी जनता? तो सुना आपने, हमने बात की उमराव सिंह जी गुजर से। उन्होंने जब बात समाप्त की तो बहुत गंभीर आरोप के साथ की कि नीमच का जब बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा तो दिलीप सिंह जी परिहार का नाम भी आएगा। ये आरोप जड़ दिया उन्होंने वर्तमान विधायक पर। हर मुद्दे पर बात हुई, शहर की तमाम समस्याओं पर हमने बात की, ग्रामीण मुद्दों, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों पे बात की, किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पे बात की, अफीम किसानों को लाकर बात की। उमराव सिंह गुजर ने सारी बातों को बताया। उन्होंने सौम्यता, सहजता और विनम्रता से अपनी बातों को रखते हुए कहा कि उनका शहरी क्षेत्र के लोगों से गहरा जुड़ाव रहा है, विकास से गहरा जुड़ाव रहा है। मंडी के व्यापारियों, किसानों, मजदूरों की बात उन्होंने की, दलितों की बात की, वंचितों की बात की, बंगला बगीचा वासियों की बात की और सबकी बात करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि मुझे मौका मिला तो एक एक समस्याओं पे चुन चुन के निगाह रखते हुए मैं उसका समाधान करूंगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अशफाक बर्मन के साथ अब्दुल अली ईरानी।